हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा तो हमने सबसे जो पहला वीडियो जो बताया था, फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने एटम के बारे में कहा था कि व्हाट इज़ एटम। तो उसका डेफिनेशन हमने कहा था, एटम इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्मॉलेस्ट अनकटेबल पार्ट ऑफ मैटर। यानी किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम लोग दोबारा नहीं कट कर सकते, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। ये तो हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं, उसके बाद उसमें बहुत सारा टॉपिक हमने क्लियर किया। अब आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कहा, उसका नाम था जे थॉमसन। यानी कि थॉमसन साहब ने कहा कि एटम जो है वो एक आपका स्फेरिकल शेप होता है। यानी एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, जस्ट लाइक वाटर मेलॉन। यानी वाटर मेलॉन जिस तरीके से होता है, तरबूजा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तरबूज एक फल का नाम है, और वो जिस तरीके से स्फेरिकल होता है उसी तरीके से एटम भी स्फेरिकल होता है। और इसका एक और नाम उसने कहा था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग एक आपका डिश का नाम है जो हम लोग उसको खाते हैं ना। तो एटम के बारे में सबसे पहले जिसने कहा था उसका नाम था जे थॉमसन, इसलिए इसका नाम ही से पड़ा, इसका नाम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पहला जो मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। यानी कि जे थॉमसन साहब ने कहा कि एटम इज नथिंग बट इट इज अ स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर जस्ट लाइक वाटर मेलॉन। यानी कि एटम का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल मतलब एक आपका गोला की तरह, जिस तरीके से वाटर मेलॉन होता है उसी तरीके से आपका एटम भी होता है। अब इसने एटम का कंपेयर किया एक तरबूजे की तरह। तरबूजा उसको बोलते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, यानी वाटर मेलॉन। और उसने कहा कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द एटम। यानी एटम के चारों तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिस तरीके से वाटर मेलॉन में, तरबूजे में जो खाने वाला जो पार्ट होता है, जो रेड पार्ट होता है, वो चारों तरफ फैला हुआ है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो आपका चारों तरफ फैला, यानी ये जहाँ से भी आप कट करेंगे, हम लोग वाटर मेलॉन में जहाँ भी चाकू लगाते हैं सब जगह क्या देखते हैं बच्चों, उसमें लाल लाल पार्ट दिखाते हैं। यानी कि ये जो आपका, ये सबको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको उसने कहा पॉजिटिव चार्ज। यानी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज का जो पोजीशन है वो चारों तरफ फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब सब जगह एक तरीके से फैला हुआ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। यानी एटम पे जहाँ पे भी अगर हम लोग इन करेंगे वहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड द एटम। आपका जिस तरीके से वाटर मेलॉन में रेड वाला पार्ट, जो खाने वाला पार्ट होता है, जो हम लोग खाते हैं, यानी जहाँ पे भी चाकू मारोगे तो बच्चों वो रेड वाला पार्ट निकलेगा आपको। तो जिधर से भी हम लोग चाकू लगाते हैं वहाँ पे रेड वाला पार्ट निकलता है। उसी तरीके से वाटर में आपका एटम में जहाँ भी हम लोग इन करेंगे या काटेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपको वहाँ मिलेगा। ये किसने कहा? ये थॉमसन साहब ने कहा। यानी कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम। अब चूंकि एटम एक न्यूट्रल आपका न्यूट्रल एलिमेंट, ये आपका ये है न्यूट्रल मैटर है। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने कहा, इलेक्ट्रॉन को आपका नाम उसने नहीं दिया, लेकिन उसने नेगेटिव चार्ज के बारे में कहा कि नेगेटिव चार्ज है जो है उसका पोजीशन फिक्स नहीं, वो जहाँ तहाँ देखो चिपका हुआ है। ये जो आपका दिख रहा है, यानी इसका पोजीशन फिक्स नहीं, यानी कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज आपका जो है चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के बारे में उसने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यूनिफॉर्मली। यानी कि वो जहाँ तहाँ आपका एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब वो तो चिपका हुआ होना। जैसे यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, उसके बारे में उसने कहा। यानी पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा? पॉजिटिव चार्ज के बारे में उसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो चारों तरफ यूनिफॉर्म मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन नेगेटिव चार्ज के बारे में कहा
कि वो जहाँ तहाँ चिपका हुआ है। जिस तरीके से वाटरमेलन में हम लोग देखते हैं कि उसमें जो सीड्स जो होता है यानी दाना जो होता है वो जहाँ तहाँ चिपका हुआ होता है, यानी चाकू हम कहीं पे लगाएंगे तो दाना ज़रूरी नहीं निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, लेकिन रेड वाला पार्ट हर जगह निकलता है। उसी तरीके से उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज जो है एम्बेडेड है आपका जैसे तैसे, यानी कि उसका कोई ख़ास या आपका लोकेशन फिक्स नहीं है। तो उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज आपका लोकेटेड इनसाइड द एटम जस्ट लाइक सीड्स आर लोकेटेड इनसाइड द वाटरमेलन, यानी वाटरमेलन में जिस तरीके से उसका दाना सब जो चिपका हुआ जहाँ था उसका पोजीशन फिक्स है बच्चों, उसका पोजीशन फिक्स नहीं, यानी कि आपके यहाँ पे अगर सीड्स मिला तो यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला तो यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, इसका मतलब सीड का जो है पोजीशन वहाँ पे फिक्स नहीं है। जस्ट लाइक आपका उसी तरह उसने नेगेटिव चार्ज को कंपेयर किया, यानी पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर किया खाने वाला पार्ट से लेकर रेड वाला पार्ट जो कि हर जगह फैला हुआ है, और नेगेटिव चार्ज के बारे में उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, वो जहाँ तहाँ चिपका हुआ है, यानी एम्बेडेड यानी चिपका हुआ है और उसका पोजीशन फिक्स नहीं है। ये तो किसने कहा? ये आपका थॉमसन साहब ने कहा, क्योंकि पहला मॉडल था इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम था रदरफोर्ड, तो उसने भी कुछ कहा एटम के बारे में। तो रदरफोर्ड साहब ने देखो क्या कहा। नेक्स्ट जो आपका मॉडल था उसका नाम है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। इसने न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया, न्यूक्लियर मॉडल, या इसी को बोलते हैं आपका अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। यानी रदरफोर्ड साहब ने कहा कि उसने एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किया, उसने गोल्ड फॉयल को लिया। गोल्ड फॉयल लेने के पीछे रीज़न यही था कि गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग पीट पीट के पतला सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसने गोल्ड फॉयल लिया और उसने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग कराया। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके बाद उसने देखा कि क्या हुआ। देखो यहाँ पे कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। उसने एक एटम लिया, एक्चुअली हम एक एटम को दिखा रहे हैं, उसने तो एक पूरा चादर लिया था। अब उसने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया, तो देखा उसने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है ये आपका अल्फा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स। तो उसने देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर से क्रॉस कर जाए। कुछ अल्फा पार्टिकल देखो डेफिएट हो गया, और कुछ जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आपके पहुंच गया। अब देखिए ये आपका अल्फा पार्टिकल आगे क्रॉस कर गया, यहाँ आप देखो, ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, देखो ये अल्फा पार्टिकल्स गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये गया वापस आ गया, फिर ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी। अब ये जो अल्फा पार्टिकल गया देखो ये सर्टेन एंगल से डिविएट हो गया, ये भी जो अल्फा पार्टिकल सर्टेन डिविएट, यानी इसको जाना चाहिए था सीधे, इसको भी जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सर्टेन एंगल से ये दोनों डिफरेंट, एक तो गया जिस रास्ते से उसी रास्ते पे वापस आ गया। अब यहाँ पे देखो कितना आसान है इसको प्रूफ करना कि एटम में पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन कहाँ पे है और नेगेटिव चार्ज का। अब इसको देखने से पता ये चल रहा है बच्चों, सबसे पहली बात कि हम लोग को एक चीज़ जान लेना चाहिए कि अगर सेम चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। यानी अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी दूर करेगा। या अगर दो नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये दो नेगेटिव, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी दूर करेगा। हाँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर होता है तो आपका अट्रैक्ट करता है, यानी कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे गौर ये करना है बच्चों कि अल्फा में कौन सा चार्ज है आपका, तो अल्फा में देखिए पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ। अब अल्फा में पॉजिटिव चार्ज दिया, अब अगर अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर बम्बार्डिंग कराया गया, बम्बार्डिंग का मतलब होता है टकराना, अगर एटम के अंदर टकराया गया तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता अंदर में तो ये अल्फा पार्टिकल कभी अंदर इन नहीं करता। क्यों? इसलिए कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी कहने का मतलब ये कि अल्फा पार्टिकल क्या होना चाहिए, यहाँ से अंदर आना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल अंदर आ गया, यानी ये जगह पे आपका खाली है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एब्सेंट है। अरे पॉजिटिव चार्ज एब्सेंट है तब नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज आराम से क्रॉस कर गया। यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो गया, एब्सेंट, इसलिए ये भी आराम से क्रॉस कर गया। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज देखिए एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल डेविएट हो गया। डेविएट हो गया मतलब इधर आगे नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये जो स्पेस, ये वाला स्पेस, इसमें एक भी अल्फा पार्टिकल क्रॉस नहीं किया। ध्यान से देखो बच्चों,
यानी कि ये जो पार्टिकल गया, ये पार्टिकल आया जिस रास्ते से, उसी रास्ते से वापस चला गया। देखिए बहुत ही सिंपल, ये तो कुछ डेविएट भी किया, लेकिन ये जो पार्टिकल है आपका उसी रास्ते से वापस आ गया। और ये पार्टिकल फिर तो ये डेविएट किया, फिर यहाँ ये पार्टिकल देखो क्रॉस कर गया, ये क्रॉस कर गया, ये भी क्रॉस कर गया, ये भी क्रॉस कर गया। यानी कि इससे ये साबित होता है कि अल्फा पार्टिकल जो है, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है एटम के अंदर से क्रॉस हो गया। तो अंदर से क्रॉस हो गया, इसका मतलब जहाँ जहाँ वो क्रॉस किया वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एब्सेंट होगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता तो अल्फा में भी पॉजिटिव और आपका एटम के अंदर भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। लेकिन ये रिपल्सन नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन गया, इसका मतलब इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। यानी पार्टिकल्स जो गए, इसको ऐसे समझे कि अगर बच्चों, अगर रोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, अब रोड पूरा आपका एकदम क्लियर, यानी एक भी गाड़ी उसमें नहीं है, तो हम आराम से एकदम स्टीयरिंग पकड़ेंगे, एकदम सीधे जाएंगे अपना स्ट्रेट लाइन। लेकिन उसी रोड पे अगर 2-4 गाड़ी और अगर एक्स्ट्रा अगर आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम में डेविएशन आना जरूरी है, इसलिए कि और भी गाड़ी है तो वो आपको आगे जाने से रोक रहा है, तो इसका मतलब डेविएशन हुआ जरूरी। अब यहाँ पे देखो ये पार्टिकल सीधे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ बीच में कोई इसको ट्रैफिक नहीं, यानी कि कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो रिपल्सन होता, लेकिन यहाँ पे डेविएशन नहीं हुआ, इसमें भी डेविएशन नहीं हुआ। अब इसमें थोड़ा सा डेविएशन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन हुआ, ये जिस पाथ से है उसी पाथ में रीबाउंस हो गया, यानी फिर से वापस दोबारा चला गया। तो इससे रदरफोर्ड साहब ने ये ऑब्जर्व किया कि जो एज द अल्फा पार्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स are passed inside the atom or through the atom without deflection. That means most of the space inside the atom is vacant or empty, यानी कि ज़्यादातर जो स्पेस है वो एटम के अंदर वो क्या है, वो खाली जगह है, तभी तो वो आया और सीधे चला गया, आया और सीधे चला गया। इसका मतलब ज़्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली है। और उसने कहा कि जहाँ पे डेविएशन हुआ, यानी ये जो स्मॉल वॉल्यूम, ये छोटा सा जो आपको बता रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में है बहुत छोटा सा। यानी अगर एटम को अगर एक ग्राउंड मानेंगे, फुटबॉल ग्राउंड, तो एक छोटा सा टेनिस बॉल अगर बीच में रख देंगे तो यही उसका आपका क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम है जहाँ पे आपका एक भी अल्फा पार्टिकल क्रॉस नहीं किया। और इससे ये साबित होता है कि अल्फा पार्टिकल अगर एक भी क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही है जो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये आपका हो गया बात कि जो थॉमसन साहब ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम इन ए यूनिफॉर्म मैनर, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों, अगर यूनिफॉर्म मैनर में होता तो हर जगह पे आपको अल्फा पार्टिकल का डेविएशन होता, लेकिन हर जगह नहीं, यानी ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गया। और अबाउट 20,000 अगर बम्बार्डिंग हुआ, जिसमें से एक है जो कि 180 डिग्री में रिबाउंड्स हो गया। तो उसने रदरफोर्ड साहब ने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि आपके एटम का स्ट्रक्चर तो स्फेरिकल है ज़रूर, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का जो उसने कहा या नेगेटिव चार्ज का जो उसने बताया कंसेप्ट, वो बात आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एटम के सेंटर में आपका मिल रहा है, जो कि एक स्मॉल वॉल्यूम में। इसको इस तरह कंपेयर करेंगे, एक बड़ा सा ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, और उसके बीचों बीच सेंटर में एक टेनिस बॉल, छोटा सा बॉल, जिसको हम लोग क्रिकेट में जो खेला जाता है या फिर बैडमिंटन में, तो ये टेनिस बॉल जो है उसको हम लोग रख देंगे तो उतना बड़ा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो बॉल नेग्लिजिबल हो जाएगा उसका, यानी कि एकदम बहुत ही कम हो जाएगा उसका मतलब जो भी डायमेंशन। तो इससे ये साबित हुआ बच्चों की, यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉस होने के मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम आर वैकेंट और ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इनसाइड द एट द सेंटर ऑफ द एटम इन ए स्मॉल वॉल्यूम, यानी छोटा सा वॉल्यूम में वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट है, और उसी का नाम उसने कहा न्यूक्लियस। क्या कहा, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस का कंसेप्ट देने वाला जो पहला साइंटिस्ट है वो आपका रदरफोर्ड ने ही कहा कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम एट द सेंटर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी उसने कहा, जो उसने नेगेटिव चार्ज के बारे में कहा था कि थॉमसन साहब जहाँ तहाँ चिपका हुआ, ये बात भी उसने गलत साबित कर दिया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ चिपका हुआ नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, यानी कि मूव करते रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर, एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। यानी ऑर्बिट किसको कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग। इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे, इसको एक छोटा सा हम अलग से फिगर बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उसने क्या कहा,
तो ये बहुत ही आसान है बच्चों। आपका रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज जो है आपका एटम के सेंटर में है और नेगेटिव चार्ज जो है वो आपको रिवॉल्व मतलब को होते रहता है। इसको प्लानेटरी मूवमेंट में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस को उसने कहा पॉजिटिव चार्ज, एटम के अंदर स्फेरिकल ये आपका सर्कुलर आपका पाथ है, इसी बोलते हैं सर्कुलर पाथ। देखो बहुत अच्छा, यानी उसने कहा आपके इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। इसी को उसने क्या किया बच्चों, ऑर्बिट का, इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि किसने कहा, आपका रदरफोर्ड साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली आपका मूव, यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हो सकता है, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। जस्ट लाइक आपका जो हम लोग का प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए कंटिन्यूअस मैनर, यानी कि जिस तरीके से प्लैनेट्स जो है वो मूव करते रहता है किसके चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जो है आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर। तो ये बात किसने कहा, रदरफोर्ड साहब ने। तो दो हमने देखा, एक आपका थॉमसन मॉडल ने कहा कि एटम जो है स्फेरिकल है, वाटरमेलन की तरह है जी, और पॉजिटिव चार्ज जो है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव चार्ज जहाँ तहाँ चिपका हुआ। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज आपका एक जगह पे सेंटर में एकत्रित है, जिसको बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट है, और एक स्मॉल वॉल्यूम है, और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई बच्चों की, यहाँ पे एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था मैक्सवेल, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका वेव के बारे में बताया था। उसने कहा कि व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट देन इट एक्सेलरेट्स एंड रेडिएट एनर्जी। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा या किसी खास सेंटर के चारों तरफ घूमेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, और जब एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका एनर्जी कम होगा, और जब एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट धीरे धीरे क्या होगा, श्रिंक होते जाएगा। श्रिंक होते 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 तो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूक्लियस से जाकर टकरा जाएगा और ये कोलैप्स हो जाएगा, एटम डीस्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि एटम आपका डीस्टेबलाइज नहीं है। तो इसका जो कंसेप्ट जो दूर किया वो बाद में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था नील बोर। नील बोर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो घूमता है ज़रूर, लेकिन जिस पाथ में घूमता है वो एक स्टेशनरी पाथ, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज नहीं होता है। वो जिस पाथ में मूव करता है वो आपका एनर्जी फिक्स्ड है उसका। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तब एनर्जी रिलीज करेगा, या लोअर से हायर में जाकर तब एनर्जी रिलीज करेगा। सपोज ये हायर ऑर्बिट है आपका, एक सपोज यहाँ पे दिखाते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। अगर बात करेंगे तो इसका E1 एनर्जी, इसका E2, इसका E3, हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आपका E3 का सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, फिर E2 का होता है, फिर आपका E1 का होता है। यानी एज वी गो फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटरमोस्ट ऑर्बिट देन एनर्जी विल इंक्रीज, यानी एनर्जी आपका बढ़ते जाएगा। E3 का सबसे ज़्यादा, फिर E2 का, फिर E1 का। अब अगर बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो जाहिर सी बात थर्ड का एनर्जी ज़्यादा है और सेकंड की एनर्जी कम है, तब वो अपना एनर्जी को कम करेगा। जब कम करेगा तो वो उसको रिलीज करेगा, जब रिलीज होगा तो उसका एनर्जी घटेगा। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देन इट विल रिलीज एनर्जी। हाँ, ऐसे कि जस्ट उल्टा, अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, चूँकि इसका ऑर्बिट कम है, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। यानी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट देन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल एब्जॉर्ब। इसको हम लोग, अब उसका एब्जॉर्प्शन का अलग अलग फॉर्म में हम लोग हिट करते हैं, उस टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट होता है, या फिर और भी बहुत तरीका, अलग अलग तरीका। तो नील बोर साहब ने ये क्लियर कर दिया कि आपका एनर्जी, आपका इलेक्ट्रॉन जो घूमता है जिस ऑर्बिट में, उसको स्टेशनरी है और उसमें कोई एनर्जी का कोई चेंजेज नहीं होगा। लेकिन हाँ, एनर्जी चेंज करेगा तभी जब वो आपका ऑर्बिट को एक दूसरे से जंप करेगा, यानी कि ट्रांजिशन ऑफ ऑर्बिट, ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ ऑर्बिट तभी आपका एनर्जी चेंज होगा। ये तो हमने आपका एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बोला, मॉडल के बारे में बोला। अब हम लोग को मेनली जहाँ से क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ये सब तो बहुत सिंपल बात है। क्वेश्चन पूछता है जनरली एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब निकालने के लिए पूछा जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर बहुत आसान है, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन पाया जाता है, चूँकि एटम के अंदर तीन चीज़ पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, एक प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और एक न्यूट्रॉन, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। यानी न्यूक्लियस के पास दो चीज़ होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में
न्यूट्रल, उसमें कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज तो जो कि आपको घूमते रहता है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा किसी भी एटम का, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present inside the nucleus of an atom is called atomic number। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन जितना पाया जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, यानी कि आपका एटॉम इट इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसको नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और आपका एटॉमिक नंबर बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि Z बराबर हो गया P, R बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है। अगर एक न्यूट्रल एटम की बात करें, फॉर न्यूट्रल एटम, यानी एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर बोलते हैं जो प्रोटॉन आपका पाया जाता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, और जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन किसके लिए? फॉर न्यूट्रल एटम, यानी वैसे एटम जिसमें कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फॉर न्यूट्रल एटम। ये तो कि एटॉमिक नंबर के बारे में। अब दूसरा होता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। देखते हैं एटॉमिक मास नंबर, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। देखो, द सम ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons present inside the nucleus of an atom is called atomic mass number। एटॉमिक मास नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आपका ए से डिनोट करते हैं। यानी कि आपका एटॉमिक मास नंबर बराबर हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि A बराबर हो गया P प्लस N, और A बराबर हो गया, प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस N, यानी N बराबर हो गया A माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो A माइनस जेड हम लोग कर देंगे। तो ये आपका है एटॉमिक मास नंबर। बहुत ही आसान है बच्चों, यानी कि एटॉमिक नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और एटॉमिक मास नंबर कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे उसी को हम लोग एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी P प्लस N, और A बराबर P, चूंकि प्रोटॉन बराबर होता है आपका कितना, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कोई नहीं प्रोटॉन का था, तो P की जगह पे हम लोग फिर Z लिख सकते हैं ना, ये आपका P है तो P की जगह पे Z लिख सकते हैं, Z प्लस N, तो N बराबर क्या हो गया A माइनस जेड, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो वही हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सिंबल का। देखो लास्ट बताएंगे उसको, फिर हम लोग निकालना शुरू करेंगे। सिंबल बहुत ही आसान है बच्चों, इजी है। केमिस्ट्री थोड़ा सा कम आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। सिंबल जैसे कोई एक एलिमेंट एक्स है तो यहाँ पे उसका जेड होगा, यहाँ पे ए होगा, यानी एक्स बोलते हैं एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे एक्स,
कोई भी एलिमेंट हो गया, और जेड जो हो गया वो हो गया एटॉमिक नंबर, और ए हो गया आपका एटॉमिक मास नंबर। यानी इस तरीके से अगर सिंबल अगर आपको दिया हुआ बच्चों, इस तरीके से सिंबल दिया, यानी एक्स दिया हुआ जेड नीचे, यानी जब भी एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा कोई भी एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के नीचे जो रहेगा वो एटॉमिक नंबर रहेगा और ऊपर जो रहेगा वो एटॉमिक मास नंबर, और उसमें आपका ये आपका एक्स हो गया एलिमेंट्स। जैसे आपसे बोल दिया एक एलिमेंट दिया सोडियम Na, यहाँ पे 11 दिया, यहाँ पे 23 दिया हो, यानी सोडियम के एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछ दिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, और एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब आपको इसमें बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बच्चों, यानी हम लोग जानते हैं इसमें आपसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन, उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, ये एक न्यूट्रल एटम, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, अगर एलिमेंट्स या के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा, जो प्रोटॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जेड की जगह पे यहाँ पे क्या दिया, 11 दिया हुआ, यानी आपका इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा, यानी 11। अब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर हम लोग पढ़ा था ए माइनस जेड, यानी ए में से जेड को घटा देना, 23 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ में आ गया बच्चों, बहुत ईजी। अगर आपसे दे दिया जाए कि चलिए आपका एल्यूमिनियम दे दिया जाए, ये 13 और ये 27, यहाँ बोलेगा निकालिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो अगेन हम लोग देखेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन जो होता है, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड होता है, जेड का मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी जेड का मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, तो जो 13 हो गया यही आपका एटॉमिक नंबर हो गया। अब ये एटॉमिक नंबर हो गया, अब जो एटॉमिक नंबर है वही क्या प्रोटॉन है और वही आपके इलेक्ट्रॉन है, यानी एटॉमिक नंबर आपके 13 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 13 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 13 हो गया। और न्यूट्रॉन का तो बहुत आसान है बच्चों, न्यूट्रॉन बराबर होता है ए माइनस जेड, यानी ए में से जेड को एटॉमिक मास नंबर में से अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, यानी 27 में से 13, 7 में 3 गया कितना बचेगा 4 और 2 में गया था, यानी 14 हो गया, बहुत ही आसान 14। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग को निकालने सीख गए। किसी भी एलिमेंट्स में हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा। तो यहाँ पे फिर अगेन देखना है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, तो ये आपका 8 हो गया, और जो प्रोटॉन होता है वही न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव, इसमें कोई चार्ज नहीं थी, यानी यहाँ भी 8 हो गया। और आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो ए माइनस जेड, यानी कि जो 16 में से 8 को घटा देंगे, यानी ये भी 8 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोगों ने निकालना सीख गए बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एटम के बारे में, स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में किसने कहा, तो सबसे पहले थॉमसन साहब ने कहा, बाद में आया आपका रदरफोर्ड साहब, फिर मैक्सवेल ने कुछ कहा, और फाइनली बोर साहब ने आपको ये आपका क्लियर किया, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में आपका सबसे पहले थॉमसन साहब ने कहा। फिर हम लोगों ने एटॉमिक नंबर पढ़ा, फिर एटॉमिक मास नंबर पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका सीखा। तो ये हमने न्यूट्रल एटम के बारे में तरीका सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आयन अगर दिया हो, आयन का मतलब आयन दो तरह का होता है, कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। तो आयन की बात करेंगे तो वो आपका उसमें कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, इस तरह का तैयारी कीजिए कि आपको जेईई मेंस भी क्लियर हो जाए या एडवांस भी क्लियर हो जाए, और अगर नीट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो नीट भी क्लियर हो जाए। उसके लिए आपको बराबर कोई वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, और फिर बाद में अगर कोई किसी तरीके से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही या फिर ये चीज़ छूट रहा है, तो उसको हम फिर से उसको आपका क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।